जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे विषय है मृदा एवं जल संरक्षण। जल कुदरत के दे अनमोल उपहार में से एक है। हमार मन के मन बर संगवारी हो, जल ला अमृत तुल्य माने गए है और पृथ्वी में जतेक भी जीव है ये सब बर जल अति आवश्यक है। जल के बिना जीवन के कल्पना करना घलो कठिन है संगवारी हो। फिर विडम्बना यह है संगी हो कि हमन हा जल के महत्व ला जान के भी ओकर प्रदूषण करत हन, ओकर बर्बादी करत हन। और हमार मन के फर्ज बनते हैं, हमार मन के धर्म है कि जल के एक एक बूंद ला सहेजना है, एक एक बूंद के संरक्षण और संवर्धन करना है संगवारी हो। तभी निकट भविष्य में जल संकट से बचे जा सकते हैं। और ये नेक कार्य ला करके दिखाए है धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम मुरुमडीह में वन विभाग और वन विभाग के अधिकारी मन हा। यहाँ के वर्षा के जल हा जो जंगल के माध्यम ले नदी और नाला में बह जात रही से वहाँ के पानी, जहाँ के पानी ला वहाँ रोके के प्रयास करे है। और ओखर परिणाम स्वरूप आज मुरुमडीह के किसान मन, वहाँ के ग्रामीण मन हा उनकर चेहरा में मुस्कान आ गए है। काबर कि ये गांव में पहले जल संकट बहुत ज़्यादा रही से, अब यहाँ के किसान मन हा एकर ले सिंचाई के रूप में उपयोग करत है। यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु मन के लिए पिए के व्यवस्था होते, साथ ही साथ दैनिक उपयोग के अन्य कार्य जो है ये कर दिखा है वन विभाग के अधिकारी मन। तो किसान भाई हो, काबर हमन ला जल संरक्षण करना चाहिए, जल के संवर्धन करना चाहिए, जल के का महत्व है, वन विभाग के एमे का भूमिका है, आओ देखन और जानकारी लेवन। समाहित है सब कुछ जिनमें, महत्व है जिनका खास, वो पंच तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। वाकई समूचा सृजन इन पंच तत्वों से हुआ है। इन सब का अपना विशेष महत्व भी है। धरती अन्न उपजाती है, पानी प्यास बुझाता है, वायु, अग्नि, आकाश से भी सबका गहरा नाता है। ऐसे में प्रदूषित होती धरा और घटता हुआ जल स्तर आगाह करते हैं बार बार कि मिट्टी और पानी का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जब कुछ लोग साथ साथ मिलकर करते हैं प्रयास मिट्टी और पानी के संरक्षण का, तो उनका ये प्रयास बन जाता है बेहद खास। मृदा के उपजाऊपन को बचाने के लिए वर्षा जल को बचाना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरत है वर्षा जल के उचित संरक्षण के अभाव में विकराल रूप धारण करती पानी की समस्या के समाधान की। इस बात का ध्यान रखते हुए उचित उपाय अपनाकर खेती की जाए तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जल देखिए हमें प्राकृतिक रूप से वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। वर्षा की बूंदें जो हमारी धरती पर गिरती हैं उससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपकी फसल की उपजाने में होता है और इसके साथ ही साथ हम उसे पीने के पानी में उपयोग करते हैं। और वर्षा जल हमारे लिए कहा जाए तो अमृत तुल्य है, क्योंकि अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, मानकर चलिए। और हम बात करें अगर वन क्षेत्रों की, तो वन से ही हमारा जल पैदा होता है और जल से ही हमारा कल पैदा होता है। तो तीनों को सुरक्षित रखने के लिए वन बहुत ज़रूरी है। वनवासी साथी हमारे वन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, अतः इन वनों का रहना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब वर्षा का जल गिरता है तो वह धरातल पर आने के बाद बह जाता है और इससे छोटे छोटे नाले बनते हैं, फिर उसके बाद में बड़े नाले बनते हैं, फिर वह पानी जा कर के नदी में जाता है और नदियों का सारा जल समुद्र में जाकर एकत्र होता है। जल संरक्षण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अगर हम इसका संरक्षण करते हैं तो इसके साथ साथ हमारी मृदा का भी संरक्षण होता है। तो जल के साथ में जो मृदा बहकर जाती है, समुद्र तक पहुंचती है, उसका संरक्षण भी होता है। साथ ही जो भूमि कटाव होता है, जिसके कारण हमारे सॉइल इरोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका भी रोकना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण जब हम करते हैं तो उससे हमें जो मुख्य लाभ होते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहला लाभ ये होता है कि हम जो जल संचयन का कार्य करते हैं, उसके जल की प्रवाह की गति को रोकते हैं, उससे जल संचयन होता है और जो पानी रुकता है वह रुक करके ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन के अंदर जाता है तो वह उससे हमारा फ़ायदा होता है कि हमारे ग्राउंड वाटर का टेबल बढ़ता है, भूमि का जल स्तर बढ़ता है, जिससे हमारे
कुएं, गांव के कुएं जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, वन क्षेत्र में जो हमने स्टॉप डैम बनाए हैं, वन क्षेत्र में हमारे गैबिन स्ट्रक्चर्स हैं, 30-40 का मॉडल है, और लूज बोल्डर स्ट्रक्चर चेक डैम, सारे उपाय जो होते हैं सारे जल संचयन के लिए काम करते हैं। एक पुख्ता सोच, सोच को मिला विस्तार, हाथ बढ़े फिर आगे, मृदा जल संरक्षण का किया प्रयास। और ऐसा कुछ कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली वन क्षेत्र के वन विभाग ने। दुगली वन क्षेत्र पानी की विकराल समस्या से लगातार जूझ रहा था। वर्षा के जल का उचित संरक्षण न होने की वजह से भूमि की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का क्षरण लगातार हो रहा था। उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहती जा रही थी। वर्षा जल के सतही बहाव को रोकना बेहद जरूरी हो गया था। बात करने से बनती है बात और हो जाता है आसान हर काम। दुगली वन क्षेत्र के ग्रामवासी एकजुट हुए और वन विभाग के अधिकारियों से मिलने गए। उन्हें इस समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और पानी और भूमि के संरक्षण के उपायों को विस्तार से समझाया। भूजल संरक्षण कार्यों के लिए हमारी कैंपा योजना के तहत हमने पूरे राज्य में काम किया है, जिसमें धमतरी जिले में स्टॉप डैम कंस्ट्रक्शन, एनीकट कंस्ट्रक्शन और गैबियन स्ट्रक्चर, लूज बोल्डर चेक डैम स्ट्रक्चर, 30-40 मॉडल, वाटर एब्जॉर्प्शन टैंक वेट जिसको कहते हैं, और ब्रशवुड चेक डैम, इस तरह से बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण किया है हमने। कुछ कम लागत की संरचनाओं का हम निर्माण करते हैं जो कि धरातल पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य यही है कि पानी की गति का प्रवाह रोका जाए और उनका संचयन, जल का संचयन हम वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में कर सकें। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाले, अपनी समस्याओं को भी जीवन का उत्सव बना लेने वाले सरल सहज वनवासियों को जब मिला साथ वन विभाग के अधिकारियों का, तो उनका हौसला बढ़ा। एक नई सोच पैदा हुई, एक नया विचार जागा। कभी पानी के लिए तरसने वाले, वर्षा जल पर निर्भर रहने वाले इन वनवासियों ने अब वन विभाग के सहयोग से बना लिए हैं छोटे छोटे बांध। इन संरचनाओं के निर्माण से हमारा उद्देश्य सबसे सर्वप्रथम, जैसा कि आप जानते हैं, कि भू और जल संरक्षण का कार्य है। तो वन क्षेत्रों में जितना जल संग्रहण होगा, जितना भूमि जल अवशोषित करेगी, उससे इन क्षेत्रों में वाटर टेबल बढ़ेगा और भूजल स्तर जो बढ़ेगा वो यहाँ की वनस्पति को मिलेगा। जैसा कि आप देखेंगे, अगर 2 साल 3 साल पहले का यहाँ का जंगल देखेंगे और आज का जंगल देखेंगे तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वनस्पति में बदलाव आता है, वन्य प्राणियों को भी इसमें गर्मी के समय में पीने का पानी उपलब्ध रहता है। इसके साथ साथ जो नज़दीक के ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि भूजल स्तर जो होता है वह हमेशा ज़मीन के नीचे होता है और भूजल अपना फैलते जाता है। जितना फैलेगा, जितनी दूर तक उसका गैप मिलेगा, वह भूजल फैलता जाता है। उसका प्रभाव हमारे किसानों को भी मिलता है और किसानों को जब जल की सुविधा मिलेगी तो सिंचाई की सुविधा मिलेगी, और सिंचाई में अगर उनको फ़ायदा मिला तो उसका लाभ उनकी फसल के उत्पादन पर होता है। सपोज मान लीजिए किसी किसान का बिना जल के उत्पादन 10 क्विंटल हो रहा था प्रति एकड़ मान लीजिए, तो आज की स्थिति में लगभग 12 से 13 क्विंटल का उपजाऊ उनका हो रहा है, धान की पैदा की बात करें। इसके साथ ही जब उनका भूजल स्तर बढ़ता है तो वो साथ में दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। लगभग कई किसान ऐसे हैं आप गांव में पाएंगे जो 2 फसल ले रहे हैं, और इन 2 फसलों के साथ साथ वे अपनी बाड़ी में सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं जो कि पौष्टिक होती हैं, और उनका उपयोग करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जनजीवन पर इसका आर्थिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बारिश के मौसम में सतह पर फैलने वाली उपजाऊ फसलों को लगाया। फसल बुवाई के समय का ध्यान रखते हुए निश्चित दूरी पर पौधे लगाकर भूमि और जल का संरक्षण कर पाने में वे सफल रहे। सच ही तो है,
जल है तो कल है, भूमि है तो सपनों का महल है। धरती का धरती को लौटाने के समर्पण के साथ ग्रामवासियों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। प्रकृति के साथ अपने संबंध को पहचानते हुए उसके संरक्षण की ठानी है। भूमि हो या जल, दोनों के संरक्षण की इतनी ही कहानी है। जल संरक्षण और मृदा संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं और जल संरक्षण से हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ता है और उसके लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं चल रही, जिससे हमारे जो ग्रामीण हैं वो बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और जैसे कि जल को रोक के तालाब बनाना, तालाब गहरीकरण करके उसमें मछली पालन करना और कुओं का निर्माण करना, तालाब की गहरीकरण करना, जीर्णोद्धार करना, और जो निजी डबरियां होती उसमें भी पानी का जमाव करके उसमें किसान अपने फसल के लिए पंपों द्वारा उसका पानी को यूज़ कर रहे हैं और जिससे कि पानी के साथ साथ खाद्यान्न में भी वृद्धि हो रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हवा, पानी और भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो पानी और खाद्यान्न तो हमको ज़रूरी है कि हम उसके लिए मेहनत करें और कर रहे हैं। और जल संरक्षण का यही है कि जल को बचाओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं
और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाइयों, जब हमन यहाँ मुरुमडी गांव में आए हैं तो देखें कि चारों ओर फसल लहलहावत है, चारों ओर हरा भरा और हरियाली छाए है। जो ये गांव में पहली जल संकट रही से ओकर कारण किसान मन के घलोक आर्थिक स्थिति कमजोर रही से उमन हाँ भारी संकट से गुजरत रही से, जल संकट से। लेकिन वन विभाग के अथक प्रयास से यहाँ के बढ़िया काम हो चुके हैं। अब किसान मन यहाँ एक नहीं अनेक फसल सब्जी भाजी घलोक उगात है। एकर से ओकर मन के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और आज खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, ये सब कार्य कैसे संभव हो गए, आओ देखन। खेत की मिट्टी खेत में, खेत का जल खेत में। इसी ध्येय के साथ दुगली वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने एनीकट निर्माण और तरह तरह की साग सब्जियों का उत्पादन प्रारंभ किया था। आज भी वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुटे हुए हैं। खेती करते हुए
वे न केवल अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं बल्कि लाभ भी कमा रहे हैं। मैं भुवनेश्वर कुमार ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत सोनझरी, और मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में वन विभाग क्षेत्र की ओर से बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जल संचयन के लिए। सबसे पहले तो ये कि अपना जो एरिया है 30-40 का है, उसके बाद में छोटे छोटे नाले जो हैं उसमें लूज बोल्डर का काम हुआ है, और नरहरा वाटरफॉल का जो नाला है, बड़े वाले नाला, उसमें स्टाफ डैम का निर्माण किया गया है, जिससे कि अपने पूर्व की स्थिति को देखा जाए 5 साल 10 साल के पहले, तो यहाँ एक बाहर से टैंकरों से पानी लेके आते थे। जब से फॉरेस्ट विभाग की तरफ से ये जो सारी योजनाएं लागू हुआ है, उससे तो कहीं ना कहीं जल संचयन के माध्यम से जो कार्य हुआ है उससे गांव की जो वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। उसके बाद में पंचायत की तरफ से गाँवों में 5-6 ठो कुआं की निर्माण किया गया है, और पहले उस कुआं में पानी नहीं रहता था, अब वो कुआं में पर्याप्त पानी भरा रहता है, और गर्मी में भी कृषि कार्य करते हैं और अपने परिवार की जीविकोपार्जन की स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। दुगली वन क्षेत्र के निवासियों ने जल और मृदा के संरक्षण में सफलता पाई है। आज वे प्रेरणा बने हैं उन सब के लिए जो प्रकृति के साथ अपने संबंधों को पहचान कर इसकी रक्षा करना चाहते हैं, मिट्टी और जल को सहेजना चाहते हैं, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से बचते हुए उत्पादन करना चाहते हैं और माटी की उर्वरता को बचाए रखना चाहते हैं। वन क्षेत्रों में हमने जो भूजल संरक्षण का कार्य किया है वो रिज टू वैली कंसेप्ट पे काम किया है। सबसे पहले सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर हमने काम किया है, उसके बाद नीचे क्रम में आते गए हैं हम, और यही एक सही स्थिति रहती है जिसमें हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जितने भी नाले वन क्षेत्र में हैं सारे नालों का हम उपचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। शेष जो समतल क्षेत्र हैं या थोड़े कम स्लोप वाले क्षेत्र हैं उसमें भी हमने ट्रीटमेंट किया है। तो इसमें हमने देखे सबसे पहले जो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, ब्रशवुड चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंच, और उसके बाद आपका जो थोड़े नाले बड़े होते आते हैं उसमें हमने किया है गेबिन स्ट्रक्चर का काम किया है, जिसमें जाली वायर मेश का उपयोग किया है, जिसमें स्थानीय रूप से एकत्र किए गए जो पत्थर होते हैं उनको हमने संग्रहण किया, और वायर मेश जो जाली होती है उसमें बांध करके उसको, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, इस तरह से हमने गेबिन स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये लगभग इनकी आयु होती है 5 से 6 साल तक की इनकी उम्र रहती है, और बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे LBCD हो गया, ब्रशवुड चेक डैम हो गया, इन सब की आयु 3 साल तक के मैक्सिमम होती है। जैसी लागत वैसा ही इनका उपचार मान के चलिए। और जो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो सेकंड स्टेज में एनीकट या स्टाफ डैम का निर्माण करते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वन क्षेत्रों के साथ साथ इन नाले का, जैसे कि जहाँ पर रेवेन्यू क्षेत्र आता है, राजस्व क्षेत्र, वहाँ पर भी इसका हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ताकि इस नाले का पूरा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक का पूरा संरक्षण, हम जल संरक्षण का कार्य कर सकें। बचाना है जल, मिट्टी और प्रदूषित होती हवा को। एक एक जुड़ते हैं तो बनता है कारवां, और ये कारवां छोड़ जाता है अपने कदमों के निशान। खेलाए का नैया वो वाही जा गए खेलाए का नैया
छोटे से बालकवा